नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक कहानी लेकर आई हूँ आपके सामने। उम्मीद करती हूँ आप इसे सराहेंगे और अपना प्यार देंगे। कहानी मैंने लिखी है एक ऐसे सफ़र को लेकर जहाँ दिशा बदल जाती है, सपने बदल जाते हैं, उम्मीदें बदल जाती है। तो आइए हम मिलते हैं सोमवती से, जिसके ऊपर ये सारी कहानी है। सोमवती का ब्याह छोटी सी उम्र में राजेश के साथ हो गया था। राजेश, जो कि 12वीं कक्षा में फेल होने के कारण आत्महत्या कर लेता है। सोमवती की ज़िंदगी तभी से बेरंग हो चुकी थी। अब उसे खिलौनों में, चॉकलेट में, आइसक्रीम में, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता था। ऐसा नहीं है, परंतु उसे यह सिखा दिया गया था कि उसे अब गंभीर जीवन ही शोभा देता है। जबकि सोमवती हंसती, खिलखिलाती और बातूनी लड़की थी। रूप का तो भंडार थी। शायद इसी कारणवश उसके माता पिता उसे घर में भी मुंह ढककर रहने को कहते थे, ताकि कोई उसे देख न सके। सोमवती के रूप की आभा चांदनी से कम नहीं थी। मंदिर जाते समय या मंदिर में भी वह मुंह छुपाकर ही रहती थी। अभी तो वह केवल 15 साल की ही थी। उसको देख बहुत लोग सोचते, छोरी को नसीब ही खराब से। ऐसी बातें उस मासूम के दिल पर घाव करती। या तो सारा दिन काम करती या मंदिर में सेवा देती। यूँ करते करते 4 साल बीत गए। मनोज उसके गांव का ही था। माता पिता ने पढ़ने के लिए हॉस्टल भेजा था। आज वो पढ़ लिख गया था और एक अच्छी कंपनी में उसे नौकरी भी मिल गई थी। साथ ही मास्टर डिग्री भी चल रही थी। गांव आया था माता पिता के पास। वो सोमवती के बारे में सब कुछ जानता था। उसकी भी शादी बचपन में ही तय हो जाती, मगर एक तो वो गांव के मुखिया का बेटा और उस पर इकलौता। घर में वो लाडला था। वो जो कहता वैसा ही होता। वो जानता था सोमवती उसे किस समय मंदिर में मिलेगी। वह सुबह 6 बजे ही मंदिर चला जाता था। सोमवती को वहाँ काम करते देख उसे ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसके अंदर की पवित्रता किसी देवी से कम नहीं थी। उस दिन उससे रहा नहीं गया और सोमवती को पीछे से आवाज़ दी। सोमवती ने घूंघट में ही प्रत्युत्तर दिया। मनोज उसके मन को उसको समझने की इच्छा रखता था, परंतु ये समाज को नामंजूर होगा, ऐसा कहकर सोमवती चली जाती है। मनोज अपने पिता के पास जाकर उन्हें उनके मुखिया होने का व्रत का आभास करवाता है और सोमवती के साथ जो अन्याय होने की बात है वो करता है। मगर गांव वालों को सोमवती के दूसरे ब्याह के लिए मनाना मुश्किल था। तब मनोज अपने पिता को लेकर स्वयं सोमवती का हाथ मांगने के लिए जाता है। माता पिता सोमवती का भला ही चाहते थे, अतः हाँ कर देते हैं। पंचायत में भी सोमवती और मनोज के ब्याह को हरी झंडी मिल जाती है और तब से गांव में एक नई दिशा की ओर परिवर्तन हुआ। गांव में बच्चों के पढ़ने बढ़ने पर महत्व दिया जाने लगा। दोस्तों, आज भी कई जगह ऐसी है जहां बाल विवाह हो जाता है, लेकिन मैं उन पेरेंट्स से ये पूछना चाहूँगी कि भगवान न करे अगर कोई विपत्ति आ जाती है या कुछ भी ऊंच नीच हो जाती है तो बच्चों की ज़िम्मेदारी कौन लेगा? बच्चों की ज़िंदगी का क्या होगा? कुछ आपने सोच रखा है उसके लिए? आगे के भविष्य के लिए कैसे वो निभाएंगे, कैसे वो चलेंगे, पूरी ज़िंदगी कैसे काटेंगे? बचपन के बाद बहुत लंबी ज़िंदगी होती है। मैं सभी के विचारों का सम्मान करती हूँ, मैं उनका आदर करती हूँ। मैं समझती हूँ कि उन्होंने कुछ सोचकर ही इस तरह के निर्णय लिए होंगे। कोई माता पिता अपनी संतान के दुश्मन नहीं होते हैं। लेकिन मैं आप सबसे ये प्रार्थना करूँगी कि कृपया इस विषय में भी एक बार सोचिए कि बाल विवाह करने के बाद में बच्चे की आगे की ज़िंदगी का क्या होगा। कई जगह पर तो मैंने यही देखा है कि बाल विवाह तो हो जाता है, लेकिन जब लड़का बड़ा होता है तो वो कमाने की योग्यता रखता नहीं है, उससे पहले उसको लड़की सौंप दी जाती है।
तब उसके आगे की ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी कौन लेगा? क्या माता पिता सारी ज़िंदगी उसके घर को भर के देंगे? कौन ज़िम्मेदार होगा इन सब चीज़ों का? अंत में ज़िम्मेदारी आप पर ही आ जाएगी। आप ही अपने आप को दोष देना शुरू कर देंगे कि मैंने बहुत जल्दबाज़ी की। तो बेहतर होगा कि एक नई शुरुआत करें, एक नई दिशा दें और एक नई सोच को साथ में लेकर नए समाज में प्रवेश करें। मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे विनती है कि इतनी जल्दबाज़ी ना करें आप। थोड़ा समय बच्चों को दें, थोड़ा समय आप खुद भी लें और थोड़ा समय शादी को भी दें। धन्यवाद।